सो दिस इज़ द सेकेंड लेक्चर एंड एज आई टोल्ड यू कि सप्लाई हमारा रहता है, तो सप्लाई वाला टॉपिक देखते हैं अब। तो सप्लाई क्या है, जैसे कि हमने डिमांड में पढ़ा था कि विलिंगनेस एंड एबिलिटी होनी चाहिए। तो सप्लाई का भी वही है कि प्रोड्यूसर्स आर विलिंग एंड एबल टू सप्लाई एट डिफरेंट प्राइजेस ओवर अ स्पेसिफिक टाइम। तो विलिंगनेस एंड एबिलिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब कि मैं चाहूँ तो लाइक इतनी सारी मोटर बाइक्स किसी को दे दूँ बट लेकिन मेरे पास फैसिलिटी नहीं है, तो उसको सप्लाई नहीं बोलेंगे। तो विलिंगनेस एंड एबिलिटी होनी चाहिए। फिर आता है लो ऑफ सप्लाई। अब जैसे हमने डिमांड में पढ़ा था कि डिमांड तो है जो प्राइस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जो सप्लाई है वो प्राइस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दैट इज कि अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ेगा तो उसकी सप्लाई मार्केट में इंक्रीज होगी। इसका रीजन क्या है कि जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं मतलब, और सेट्रस पेरेबस वही रहेगा कि बाकी सारी चीजें हमारी कांस्टेंट रहनी चाहिए, सो दैट दिस P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सप्लाई, ये काम कर सके उसके लिए बाकी सारी चीजें कांस्टेंट रहनी चाहिए। तो ऐसा क्यों है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? तो जो कॉर्पोरेट है या फिर बिजनेस मैन है, उनको क्या है कि हायर प्राइस में हायर प्रॉफिट मिलेगा। तो उनका मेन मतलब ऑब्वियसली अलग रीजंस भी हो सकते हैं, पर लेकिन इकोनॉमिक्स के टर्म्स में बिजनेसमैन का क्या मोटिव होता है? सबसे कोर मोटिव ये होता है कि उसने प्रॉफिट बनाना है, उसने प्रॉफिट बनाना है। एंड अगर कोई प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ रहा है दैट मीन्स उसको वो ज्यादा बेचेगा तो उसको ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो ग्रेटर प्रॉफिट के लॉजिक से ये होता है कि सप्लाई बढ़ जाती है एज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीजेस। फिर आते हैं नोन प्राइस डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। वो है कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। नोन प्राइस डिटर्मिनेंट्स क्या है कि अगर, अब सप्लाई का ग्राफ मैं बताना भूल गई कि सप्लाई का जो ग्राफ होगा डिमांड का, डिमांड को साथ साथ में इसलिए मैं बता रही हूँ कि हमें याद हो जाए कि डिमांड का ग्राफ तो ऐसे था, स्लोपिंग, डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन आती है हमारी, एंड यहाँ पे प्राइस आता है, यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड आती है। एज कंपेयर टू दिस जो सप्लाई का ग्राफ है वो ये आएगा कि प्राइस यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाइड एंड दिस विल बी द सप्लाई का ग्राफ। अब आप बोल रहे होंगे कि ये यहाँ से जीरो से क्यों नहीं स्टार्ट हुआ? ये जीरो से इसलिए नहीं स्टार्ट हुआ क्योंकि ये जो है ना, ये है मिनिमम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कोई भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो तो एक मिनिमम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो आएगी ना, वो ऐसी हवा में से तो बन नहीं जाएगा। तो उसका पैसा तो आप लोगे ना। मान लो एक बिस्किट है, उस बिस्किट को बनाने में मेरे 10 रुपीज के प्रोडक्ट्स लगे, ठीक है, कुछ भी आर्ट एंड वगैरह वगैरह, तो या तो मैं उसको 10 ही रुपीज में बेचूंगी अगर मैं बिजनेस वूमन हूँ, और या फिर मिनिमम से मिनिमम क्या हो सकता है कि मैं उसका 11 रुपए का बेच के 1 रुपए का प्रॉफिट कमाऊंगी। तो बेसिकली मिनिमम 10 रुपए तो है ही कि ये प्राइस रहेगा, इसलिए कुछ मिनिमम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो स्टार्टिंग का प्राइस होगा ही होगा। अब देखते हैं कि अगर प्राइस ऑफ प्रोडक्ट में चेंज आ रहा है तो वो मूवमेंट होगी अलोंग द लाइन ओनली, ठीक है, ये शिफ्ट नहीं होगा। पर अगर कोई नोन प्राइस डिटर्मिनेंट है, जैसे कि डिमांड में हमने पढ़ा था वैसे ही, कि अगर डिमांड में चेंजेस आएंगे वो अलोंग द लाइन तब आएंगे जब सिर्फ उसी प्रोडक्ट का प्राइस चेंज हो रहा है। एंड ग्राफ शिफ्ट कब होगा? जब नोन प्राइस डिटर्मिनेंट्स ऑफ मतलब इन्फ्लुएंस करेंगे। तो ऐसे ही सप्लाई में नोन प्राइस डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, तो फर्स्ट क्या है? कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमने क्या पढ़े थे? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इनमें से किसी का भी प्राइस बढ़ जाता है, रेट बढ़ जाता है, तो प्रोडक्शन का कॉस्ट बढ़ जाएगा। एंड अगर प्रोडक्शन का कॉस्ट बढ़ेगा तो सप्लाई कम होगी, बिकॉज अब प्रोड्यूसर का खर्चा ज्यादा आ रहा है। एंड वही उल्टा, अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट कम होगी तो सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। तो अब सप्लाई वाले ग्राफ में क्या है कि अगर ये ऐसे ग्राफ है एंड बाद में शिफ्ट होना है इसको, तो अगर सप्लाई इंक्रीज होगी तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा, एंड अगर सप्लाई डिक्रीज होगी तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। तो इसका अपवर्ड एंड डाउनवर्ड कैसे होगा कि आप देख लो कि अगर ये लाइन ऐसे है तो काइंड ऑफ ये वाला प्लेन अपवर्ड है, ये वाला प्लेन डाउनवर्ड है। तो ऐसे हो सकता है, इसको लेफ्टवर्ड शिफ्ट को हम अपवर्ड शिफ्ट भी कह सकते हैं एंड राइटवर्ड शिफ्ट को हम डाउनवर्ड शिफ्ट भी कह सकते हैं। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। एंड यही डिमांड के ग्राफ में क्या था? डिमांड का ग्राफ ऐसे था, तो ये वाला प्लेन अपवर्ड है प्लस राइटवर्ड है। देखो ये उल्टा है, तो मतलब आपको बस जिस प्लेन कौन सा पड़ रहा है ना उसके साइड में
तो वो देखना है। इसको रब कर देते हैं। हाँ, तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का हमने देख लिया। तो अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ेगी तो सप्लाई डिक्रीज होगी। तो ये वाला ग्राफ लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है, दैट इज सप्लाई डिक्रीज हो रही है। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, तो रिलेटेड गुड्स का क्या है कि मान लो एक फैक्ट्री है जो दो चीजें बनाती है, एक तो स्केट बोर्ड्स बनाती है एंड एक बनाती है वो रोलर स्केट्स। रोलर स्केट्स, अब कुछ मैच वैच होता है एंड उसकी वजह से स्केट बोर्ड्स के प्राइस बढ़ गए। तो हमने क्या देखना है कि रोलर कोस्टर्स की रोलर कोस्टर बोल रही सॉरी रोलर स्केट्स की जो प्राइस है उसमें क्या चेंज आएगा। उसमें ये चेंज आएगा कि इसका रिलेटेड गुड, मतलब इसके स्केटबोर्ड एंड रोलर स्केट्स में थोड़ा थोड़ा वो होता है डिफरेंस। रोलर स्केट्स वो होते हैं जो पैरों में डाल देते शूज एंड उनके नीचे वो पहिए लगे होते हैं, एंड स्केटबोर्ड होता है ऐसे करके इसके नीचे पहिए लगे होते हैं। तो अब ये काइंड ऑफ सिमिलर चीजें अगर देखी जाए उसके हिसाब से, तो एक ही कंपनी में भी इसको प्रोड्यूस कर रही होगी। तो अगर स्केटबोर्ड का प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो वो जो फैक्ट्री है वो स्केट बोर्ड्स को ज्यादा मैन्युफैक्चर करेगी एंड इस वजह से रोलर स्केट्स की जो है मैन्युफैक्चरिंग कम हो जाएगी, दैट इज सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी। तो अगर किसी सिमिलर प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है जिसका हम स्टडी कर रहे हैं तो उसकी सप्लाई मार्केट में डिक्रीज हो जाएगी। एंड वाइस वर्सा यही होगा कि अगर स्केट बोर्ड की प्राइस डिक्रीज होगी तो रोलर स्केट्स का बढ़ जाएगा सप्लाई, क्योंकि अब ये सस्ता है तो ये नहीं बनाएंगे। अगर रोलर स्केट्स बढ़ रहे हैं इनका प्राइस तो फिर यही बनाएंगे, क्योंकि हमें सबसे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट चाहिए। काफी ये तो टंग ट्विस्टर की तरह था, पर चलो समझ में आना चाहिए। फिर आता है जॉइंट सप्लाई। तो पेट्रोल एंड डीजल की प्रोडक्शन फ्रॉम क्रूड ऑयल। तो क्रूड ऑयल अगर होता है तो उसमें से दो चीजें निकलती है, पेट्रोल एंड डीजल। तो इसका कुछ नहीं है, इसका यही है कि अगर क्रूड ऑयल की सप्लाई बढ़ रही है तो इनकी दोनों की ही बढ़ेगी एंड अकॉर्डिंगली ग्राफ शिफ्ट होगा। एंड अगर बढ़ेगी तो ग्राफ यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। फिर आते हैं नेक्स्ट नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट है, वो है गवर्नमेंट इंटरवेंशन। तो ये क्या है कि अगर गवर्नमेंट टैक्स लगा देती है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, और इसी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही थी तो हमारा क्या सप्लाई घट रहा था, तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। एंड सब्सिडीज अगर गवर्नमेंट देती है तो कॉस्ट हमारी डिक्रीज हो रही है मैन्युफैक्चरर के लिए। अब इसका जो इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज का कोर मतलब जो पढ़ेंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, बट फिलहाल आई एम श्योर कि आपको इतना बेसिक पता होगा कि टैक्सेस क्या होता है, सब्सिडीज क्या होता है। टैक्स तो पक्का ही पता होगा। सब्सिडी बस ये होता है कि कई बार गवर्नमेंट क्या करती है कि वो मैन्युफैक्चर मतलब किसी चीज की सप्लाई बढ़ाने के लिए या किसी चीज का कुछ भी यूज बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरर्स को ये बोलेगी कि अगर तुम 4 बाइक्स बना रहे थे तो तुम प्लीज थोड़ा और 6 बाइक्स बनाओ, हम तुम्हें हर बाइक की प्रोडक्शन पे 100 रुपए देंगे। तो ये सब्सिडी होगी, काइंड ऑफ एक इंसेंटिव होगा कि अगर तुम जितनी भी बाइक्स बनाओगे, अगर तुमको एक बाइक पे गवर्नमेंट 100 रुपए दे रही है तो ये मैन्युफैक्चरर्स के लिए इंसेंटिव हो गया। तो उसकी वजह से वो और बाइक्स बनाएंगे एंड सप्लाई इंक्रीज करने के लिए सब्सिडी गवर्नमेंट दे देती है कई बार। तो अगर सब्सिडी मिल रही है तो अगर मैन्युफैक्चरर का एक बाइक बनाने में खर्चा आ रहा है 1000, ठीक है, तो अब अगर गवर्नमेंट उसको 100 रुपए सब्सिडी देती है हर बाइक की मैन्युफैक्चरिंग पे, तो एक बाइक बनाने का उसका खर्चा 900 रुपए आ जाएगा। एक्चुअल में 1000 रुपए ही लगेंगे, पर उसको 100 रुपए तो बाहर से फ्री में मिल गए ना, तो उसके उसके जेब से तो 900 रुपए गए, तो दैट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज होगी। तो अब वो सस्ते में प्रोडक्ट बना सकता है एंड उसको सेम प्राइस में बेच सकता है। तो बेसिकली मैन्युफैक्चरर का तो फायदा हो रहा है इसमें, मैन्युफैक्चरर का प्रॉफिट बढ़ गया एंड प्रॉफिट जब बढ़ रहा है तो वो क्या करेगा, सप्लाई अपनी इंक्रीज कर देगा मार्केट में। गॉट इट। एंड उसी हिसाब से अगर सप्लाई इंक्रीज हो रही है तो राइटवर्ड शिफ्ट एंड अगर सप्लाई डिक्रीज हो रही है तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट। फिर आते हैं एक्सपेक्टेशंस अबाउट द फ्यूचर प्राइसेस। अगर किसी चीज का प्राइस फ्यूचर में बढ़ने वाला है तो जो करंट सिचुएशन होगी उसमें सप्लायर्स थोड़ा कम बेचेंगे, क्योंकि भाई अगले महीने इसका प्राइस बढ़ेगा तो हम तो सारे प्रोडक्ट्स अगले महीने ही बेचेंगे। तो करंटली क्या हो जाएगा, उसकी सप्लाई डिक्रीज कर देंगे वो।
या फिर मतलब जो भी है उसको बचा के रखेंगे, ऐसा नहीं कि वो एग्जिस्ट नहीं करती, बट विलिंगनेस तो चली गई, और अगर विलिंगनेस चली गई दैट मीन्स सप्लाई घट चुकी है। फिर आता है एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस अगर डिक्रीज होता है, तो अगर हमें ये पता चले मैन्युफैक्चरर को कि अगले महीने से मेरी चीज का दाम घट जाएगा, तो वो जल्दी जल्दी क्या करेगा कि अभी बेचो अभी बेचो, तो वो सप्लाई एकदम से इंक्रीज हो जाएगी मार्केट में। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, अगर टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो सप्लाई बढ़ेगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को घटा देती है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घट जाती है तो क्या होता है, सप्लाई बढ़ेगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरर का प्रॉफिट बढ़ेगा। तो वेदर एंड नेचुरल डिजास्टर्स का भी यही है, वो डिफरेंटली अफेक्ट कर सकते हैं चीज़ों को। जैसे अगर कोई फेवरेबल वेदर है तो एग्रीकल्चरल सप्लाई बढ़ जाएगी, क्योंकि हमारी प्रोडक्टिविटी एंड एग्रीकल्चरल यील्ड जो है वो काफ़ी अच्छी आएगी। फिर आता पुअर वेदर होगा तो उसका उल्टा हो जाएगा कि यील्ड ही खराब हुई है तो सप्लाई घट जाएगी। तो इसका ये क्या है, नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट की बात कर रहे हैं हम। फिर आता है मार्केट साइज। अब मार्केट साइज का क्या है कि मान लो चांदनी चौक जैसे आप मार्केट में जाते हो तो वहाँ पे मतलब मैं भी नहीं गई हूँ अभी तक वहाँ पे, बट स्टिल वहाँ पे कपड़े काफ़ी अच्छे मिलते हैं। ऐसा सुना है कि वहाँ पे शादी की शॉपिंग सब करते हैं इतना, क्योंकि इतनी सारी वैरायटी एंड एवरीथिंग अवेलेबल है वहाँ पे। तो इतनी सारी शॉप्स है लहंगों की, दैट मीन्स सप्लाई ज़्यादा है ना मार्केट में। तो चांदनी चौक एक ऐसी मार्केट है, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे, कि जिसका साइज बड़ा है किसी भी चीज़ की सप्लाई के लिए, जैसे कि, और वो सप्लाई की चीज़ क्या है, लहंगे एंड चोली जो भी होता है शादी के कपड़ा, तो उसका सप्लाई ज़्यादा है क्योंकि मार्केट ही बड़ी है। एंड अगर फॉर्म्स ही कम होगी तो सप्लाई भी कम होगी। फिर हम आते हैं व्हाट इज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इलास्टिसिटी हमने क्या बोला था, रिस्पॉन्सिवनेस। तो सप्लाई कैसे रिस्पॉन्स कर रही है जब प्राइस चेंज किया जा रहा है, तो रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी सप्लाइड टू द चेंजेस इन प्राइस, इसको हम कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो इसका फॉर्मूला क्या है, percentage change in quantity supplied upon percentage change in price of that product, इसका ये फॉर्मूला है। फिर आता पर्पस क्या है, ये इंडिकेट करता है कि हाउ इजीली प्रोड्यूसर्स कैन एडजस्ट सप्लाई इन रिस्पॉन्स टू द प्राइस चेंजेस। अगर प्राइस चेंज हो रहा है तो प्रोड्यूसर कितनी जल्दी उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेगा, इसे इलास्टिसिटी कहते हैं हम। तो अब हमें रेंजेस ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई देखनी है, तो वो हम इस नंबर लाइन से देखेंगे। तो परफेक्टली इन इलास्टिक क्या होगा कि उसका चाहे कितना भी प्राइस बढ़ा दो, उसकी सप्लाई इंक्रीज नहीं होगी। ऐसी क्या चीज होगी, एग्जाम्पल लेते हैं कि स्टेडियम है एंड पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच है, उस स्टेडियम में 1000 ही सीट्स हैं, ठीक है। तो अब उसकी टिकट्स जो है, मैच की टिकट्स का प्राइस हम जितना भी बढ़ा दें, मतलब क्योंकि भीड़ ज्यादा लगेगी, तो मान लो अगर एक टिकट, मुझे नहीं पता असली में कितनी आती है, बट लेकिन अगर मान लो एक टिकट 100 की थी एंड अभी सीट्स हमारे पास 1000 ही है, ये तो फिक्स है ना, स्टेडियम को आप रातों रात तो बड़ा कर नहीं सकते हो, तो ये फिक्स सीट्स है। तो अब भीड़ की वजह से अगर हम प्राइस का मतलब सॉरी टिकट का प्राइस 100 से 1000 भी कर दें, तो प्राइस बढ़ा, बट क्या सप्लाई बढ़ी सीट्स की, नहीं बढ़ी, क्योंकि वो फिक्स्ड है। तो कुछ केसेस में ऐसा होगा कि बिल्कुल ही परफेक्टली इन इलास्टिक होगा, जितना भी प्राइस आप बढ़ा लो हमारे पास सप्लाई उसकी उतनी ही रहेगी। तो इसका एग्जांपल हो गया ये स्टेडियम वाला। दूसरा आप ले सकते हो दिलजीत के कॉन्सर्ट की टिकट्स, कितने कितने ज्यादा, मतलब ब्लैक मार्केट में इतनी महंगी महंगी बिकी थी वो, बट फिर भी क्या हुआ, सप्लाई तो उतनी ही रही ना, तो उसके लिए कितना पैसा दिया लोगों ने भाई, जा भी नहीं पाए। फिर आता है परफेक्टली इलास्टिक। इसमें क्या है कि हल्का सा प्राइस चेंज होगा एंड उसी से इतनी ज्यादा सप्लाई में उसका फर्क आ जाएगा। तो इसका एग्जांपल क्या है परफेक्टली इलास्टिक का, कि जैसे क्रूड ऑयल है मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल है, वो मिल रहा है हमें मान लो 69 रुपीज तो नहीं, पर मान लो चलो डॉलर्स में लगा लेते हैं, $69 का हमें एक बैरल किसी भी कंट्री से जहां से हम इंपोर्ट करते हैं वहां से एक बैरल मिल रहा है। अगर हम उसी कंट्री को बोलो कि भाई प्लीज $1 कम कर दे, $1 कम कर दे, हमें 68 में एक बैरल दे दे, पर लेकिन इंटरनेशनल मार्केट इतनी रिजिड है इन सब सामानों को बेचने में कि आप $1 कम करके मांगोगे, आपको पूरी वर्ल्ड में सभी कंट्री मना कर देगी, भाई ये तो इंडिया ज्यादा ही बार्गेन कर रहा है, हम इसको देंगे नहीं। तो एकदम जीरो सप्लाई काइंड ऑफ हो जाएगी, तो आपके लिए कोई भी प्राइस कम करने के लिए तैयार नहीं है। तो इसे हम कहेंगे परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, कि $1
भी कोई $1 भी कोई कम करने को राजी नहीं है। उसकी वजह से पूरी सप्लाई देना बंद कर देंगे, पर देंगे नहीं, मतलब कम नहीं करेंगे बिल्कुल भी प्राइस। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल परफेक्टली इलास्टिक का। फिर आता है इसके बीच में इन इलास्टिक, मतलब रिलेटिवली इन इलास्टिक, कि इसमें क्या होगा कि प्राइस तो ज्यादा बढ़ेगा पर लेकिन क्वांटिटी सप्लाइड में इतना फर्क नहीं आएगा। इसका एग्जाम्पल क्या है कि हाँ, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई या फिर एग्रीकल्चरल गुड्स, ये काफी वो है कि प्राइस ज्यादा बढ़ेगा भी, यूज तो हमारी फिर भी उतनी ही होगी। ज्यादा से ज्यादा क्या कि अगर इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा प्राइस बढ़ गया, विल बी मोर विजिलेंट कि भाई रूम्स के लाइट एंड पंखे जब भी जैसे ही निकल रहे तभी के तभी बंद कर रहे हैं। बट ज्यादा से ज्यादा इतनी ज्यादा यूनिट्स तो नहीं घटेगी। मान लो पर मंथ हमारी 100 यूनिट बनती है और प्राइस बढ़ने के बाद हम थोड़ी ज्यादा विजिलेंट हो करके 100 की जगह हम 95 या फिर मैक्स टू मैक्स 90 यूनिट्स कर लेंगे। बट एक बेसिक सा ये रहेगा कि इतनी तो यूज हो ही रही है घर में इलेक्ट्रिसिटी। फिर आती है रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई, कि यहाँ पे क्या होगा कि चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ज्यादा होगी एज कंपेयर टू चेंज इन द प्राइस। इसका एग्जांपल क्या है कि मैन्युफैक्चर्ड गुड्स लाइक क्लोथिंग। तो अगर मान लो कि किसी भी कपड़े का रेट बढ़ रहा है तो अपना प्रॉफिट देखने के लिए इजीली जो मैन्युफैक्चरर है उसको ज्यादा मैन्युफैक्चर करने लग जाएंगे, एज सिंपल एज दैट। और यूनिट इलास्टिक का ये है कि चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज इक्वल टू चेंज इन प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी। तो ये काइंड ऑफ स्ट्रेट लाइन कर्व होगा, बिल्कुल भी कुछ नहीं होगा, एंड ओरिजिन से स्टार्ट होगा इसका ऐसे। दिस विल बी द सप्लाई कर्व, स्ट्रेट लाइन सप्लाई कर्व थ्रू द ओरिजिन। ये हमें याद रखना, थ्रू द ओरिजिन जाएगा। अभी तक हमारा क्या था कि ऐसे जा रहा था, मिनिमम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी, तो ये गलती ना हो जाए हमसे एग्जाम में, इसका ध्यान रखने की ये वाला कर्व ओरिजिन से जाएगा। फिर आता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो अब ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को डिटरमाइन कौन कर रहा है, कि बैक एंड में हो क्या रहा है, कि सप्लाई क्यों ज्यादा इलास्टिक हो रही है कुछ केसेस में, एंड क्यों कुछ केसेस में बिल्कुल भी इलास्टिक नहीं हो रही है। इसके कुछ रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि हाई कॉस्ट है प्रोडक्शन की। अगर प्रोडक्शन की हाई कॉस्ट है तो जो मैन्युफैक्चरर है, मान लो उसके 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं एंड जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो काफी हाई है, तो इतना इजी नहीं होगा उसके लिए कि वो एक और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एस्टैब्लिश कर पाए। ठीक है, अगर ये सस्ता है, लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, तो वो मे बी प्राइस अगर बढ़ रहा है किसी क्वांटिटी का तो वो ये सोचता है कि मैं एक और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एस्टैब्लिश कर लेता हूँ। फिर आता है इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स, और क्या हो सकते हैं कि अनयूज्ड कैपेसिटी। अनयूज कैपेसिटी कैसे, एक इन्वेंट्री नाम की चीज होती है कि मान लो मैं फुटबॉल मैन्युफैक्चर करती हूँ एक इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में। तो फुटबॉल्स मैंने 100 बनाई एंड डिमांड उसकी अभी मार्केट में 75 ही बिकेंगी, तो 25 को मैंने स्टोर करके रख लिया, तो ये मेरी इन्वेंट्री होगी। इन्वेंट्री का मतलब ये होता है काइंड ऑफ एक स्टोरेज यूनिट, कि जहाँ पे हमने ऑलरेडी मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स को मे बी किसी फ्यूचर उसके लिए, सर्टेनिटी के लिए, अनसर्टेनिटी के लिए हमने स्टोर कर लिया क्योंकि हमारे पास सरप्लस था, तो इसको इन्वेंट्री कहते हैं। तो अगर अनयूज्ड कैपेसिटी हमारे पास ऑलरेडी रखी है, मान लो अभी मेरी 75 बिक रही है, बस मेरे पास यूनिट है तो मैंने एक्स्ट्रा बना के ऑलरेडी रखी हुई है, बट अभी ये सप्लाई में नहीं काउंट होगी, सप्लाई सिर्फ 75 है। कल को फुटबॉल का प्राइस इंक्रीज होता है तो मेरे पास तो ऑलरेडी एक्स्ट्रा यूनिट्स है, तो मैं उनको मार्केट में लाऊंगी एंड सप्लाई बढ़ जाएगी 75 से 100 पे। ये क्यों हो पाया, क्योंकि मेरे पास इन्वेंट्री में ऑलरेडी चीजें थी, तो अनयूज्ड कैपेसिटी थी मेरे पास, उसको मैंने यूज कर लिया, तो दैट मीन्स इलास्टिक थी सप्लाई। और अगर हम ऑलरेडी फुल कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं कि हम 100 ही बना सकते थे, 100 ही हम बेच रहे हैं, कल को अगर इसका प्राइस बढ़ भी जाता है तो हम एकदम से और फुटबॉल्स नहीं बना पाएंगे क्योंकि हम ऑलरेडी फुल कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं। फिर आता है मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स, कि अगर बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, रीएलोकेशन ऑफ सोर्सेज बहुत इजीली है हो रहा है, तो वो इलास्टिक सप्लाई हो जाएगी। अगर कॉम्प्लेक्स है, रिजिड कुछ प्रोसेस है, तो वो इनइलास्टिक होगा, सिंपल। एंड फिर आता टाइम पीरियड कंसीडर, अगर इमीडिएट है तो मे बी इमीडिएट मैं नहीं कर पाऊंगी कुछ, मतलब तुरंत के तुरंत, कि अगले दिन ही अगर इन्वेंट्री है तो मे बी अलग चीज है, बट ऑन अ बिगर स्केल तुरंत की तुरंत ऑन अ नाइट बेसिस, 1 नाइट बेसिस मैं चेंज नहीं कर पाऊंगी, तो इमीडिएट बेसिस पे तो सप्लाई इन इलास्टिक ही चेंज होगी। तो जो इलास्टिसिटी है वो काफी
इनइलास्टिक होगा। शॉर्ट रन में ये हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर मान लो मेरे को 10 दिन का टाइम दिया गया, तो 10 दिन में ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि मैं लेबर को थोड़ा ज़्यादा पुश कर सकती हूँ और हायर करके किसी चीज़ को ज़्यादा बना सकती हूँ। आई एम सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, अलार्म बज गया था। हाँ जी, तो ये था कि रिजिड कहाँ थे हम, हाँ, शॉर्ट रन में ये हो सकता है कि अगर मैं लेबर थोड़ा इंक्रीज कर दूं तो मे बी 10 दिन में थोड़ा बहुत मॉडरेटली इलास्टिक कर सकती हूँ, बट इतना ड्रास्टिक चेंज नहीं कर पाऊंगी। बट अगर हम बात करते हैं लॉन्ग रन की, तो उसमें हम फैक्टर्स काफी इजीली एडजस्ट कर देते हैं कि मान लो हमें गवर्नमेंट बोले कि 6 महीने बाद इस चीज का प्राइस या फिर डिमांड या बढ़ जाएगी है, या फिर हमें मार्केट से कहीं से मिला है इन्फॉर्मेशन कि इस चीज की डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा, तो हम लॉन्ग रन में ही कर सकते हैं कि 6 मंथ में हम एक और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा सकते हैं। तो यहाँ पे सारे फैक्टर्स एडजस्टेबल है, हम और हायर भी कर सकते हैं, हम और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी एस्टैब्लिश कर सकते हैं। तो जो है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है, वो हाईली इलास्टिक होगी लॉन्ग रन में। फिर आता है एबिलिटी टू स्टोर स्टॉक। अगर आपके पास स्टोरेज कैपेबिलिटी है तो आपकी इलास्टिक सप्लाई होगी, जैसे कि मैंने वो इन्वेंटरी वाला एग्जांपल दिया। एंड अगर आपके पास स्टोरेज कैपेबिलिटी ही नहीं है तो वो इनइलास्टिक होगी, क्योंकि अगर मान लो कोई पेरिशेबल गुड है, फूड को तो आप स्टोर करके नहीं रख सकते हो ना एक टाइम से ज्यादा। अगर मान लो प्रिजर्वेटिव भी मिलाए हैं किसी चीज में, पैकेज्ड फूड्स है, उसकी भी एक लिमिट है, तो एक हद से ज्यादा तो उसको आप स्टोर करके रख नहीं सकते हो, तो वो इनइलास्टिक सप्लाई होगी। फिर एप्लीकेशन देखनी है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कैसे यूज होती है। फर्म्स क्या करती है कि वो एंटिसिपेट करती है प्राइस चेंजेस एंड उसी के हिसाब से अपना जो आउटपुट है एडजस्ट करने की कोशिश करेंगी। कि मैन्युफैक्चरर्स अगर मान लो पता चलता है कि डिमांड स्पाइक होने वाली है, स्पाइक मतलब डिमांड इंक्रीज होने वाली है, तो उस हिसाब से मैन्युफैक्चरर्स क्या करते हैं, ज्यादा मैन्युफैक्चर करने की कोशिश करेंगे, अगर उन्हें पता है कि भाई पहले से ही बनाना स्टार्ट कर दो ताकि उस टाइम तक हमारे पास फुल स्टॉक हो। एंड गवर्नमेंट के लिए क्या होता है, गवर्नमेंट का ये हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में ज्यादा डिटेल में करेंगे, बट फिलहाल के लिए ये है कि इंटरवेंशन जब गवर्नमेंट को करना होता है कि अगर मान लो किसी चीज का प्राइस कंट्रोल करना है तो, या फिर सब्सिडी देनी है, तो उसमें इसका एनालिसिस काम आता है। जैसे कि फूड सिक्योरिटी के लिए हम फार्मर्स को मिनिमम सपोर्ट प्राइस देखते हैं, इसका काफी ब्यूटीफुल कंसेप्ट है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो उसमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई काम आती है, कैसे आएगी विल सी इट इन डिटेल, बट फॉर नाउ कि फूड सिक्योरिटी हो गया या ऐसे प्राइस कंट्रोल या प्राइस सीलिंग्स, इसके लिए गवर्नमेंट के लिए काम आता है। मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है, अब हमारे पास ये था, डिमांड का ग्राफ ऐसे जा रहा था, सप्लाई का ग्राफ ऐसे जा रहा था, तो ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज द मार्केट इक्विलिब्रियम। यहाँ पे ये वाला प्राइस ऐसा प्राइस है कि जिस पे जितना भी हमने मैन्युफैक्चर किया वो सारा सोल्ड हो रहा है, एंड ये है हमारी क्वांटिटी सप्लाइड या फिर डिमांडेड, वो बिल्कुल इक्वल है। ओके, तो ये जो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट वेयर मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम, कि कोई हमारे पास सरप्लस नहीं है चीजों का, कोई हमारे पास शॉर्टेज नहीं है, एंड प्राइस पे कोई प्रेशर नहीं है कि बढ़ना चाहिए कि घटना चाहिए, प्राइस इज ऑल्सो स्टेबल। फिर आता है कंपोनेंट्स ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम। तो यही है कि इक्विलिब्रियम प्राइस है, इस प्राइस पे जो है डिमांड सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट करता है, वो होता है हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस। एंड इस प्राइस को क्या कहते हैं, मार्केट प्राइस भी कहा जाता है और मार्केट क्लियरिंग प्राइस भी कहा जाता है, क्योंकि ये सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे इस प्राइस पे सेल हो रहे हैं, जितने बनाए थे उतने सेल हो रहे हैं, तो इसलिए मार्केट क्लियरिंग प्राइस भी कहते हैं इसे। एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो है वो है क्वांटिटी ऑफ गुड्स एक्सचेंज्ड एट द इक्विलिब्रियम प्राइस। फिर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम देख लेते हैं कि इसमें एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है, क्योंकि जितना हम बना रहे हैं उतना बिक रहा है, ठीक है, जितना बना रहे हैं उतना बिक रहा है, तो कुछ भी हमारा वेस्ट नहीं हो रहा है, चाहे वो पेरिशेबल हो, तो यूटिलाइज्ड ऑप्टिमली, जो रिसोर्सेज है वो काफी ऑप्टिमली यूटिलाइज किए जा रहे हैं। सेल्फ सस्टेनिंग, कि कोई एक्सटर्नल अगर डिसरप्शन ना हो ना तो मार्केट इक्विलिब्रियम में काम करती रहेगी। एंड डायनेमिक एडजस्टमेंट्स, अगर मान लो कोई डिसइक्विलिब्रियम आता भी है, दैट इज अगर मान लो डिमांड थोड़े टाइम के लिए बढ़ भी जाए या फिर सप्लाई घट भी जाए, तो वो टेम्परेरी होती है। मार्केट के कुछ ऐसे फोर्सेस होते हैं जो इसको ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देते हैं। कि फॉर एग्जाम्पल, मैं आइसक्रीम के 100 यूनिट्स बना रही हूँ, एंड मैं जबकि
इक्विलिब्रियम प्राइस है एक स्कूप का या कुछ भी ₹40, ठीक है। पर लेकिन मेरे को चुल थी तो मैंने बोला कि नहीं भाई, मैं तो अपना एक जो क्या कहते हैं डब्बा या कुछ भी है उसको ₹50 का बेचूंगी, तो ये इक्विलिब्रियम से ज्यादा बेच रही हूँ मैं। तो क्या होगा भाई, दुनिया पागल थोड़ी ना है, वो मेरी दुकान से आइसक्रीम नहीं खरीदेगी, वो वहीं से खरीदेगी जो इक्विलिब्रियम प्राइस पे दे रहे हैं। तो बेसिकली मेरे पे कस्टमर्स कम आएंगे, तो मेरी जो 100 यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम्स है वो बिक ही नहीं रही। मान लो कोई एक आधा इंसान जिसको पता नहीं था उन्होंने ले ली, 20 यूनिट ही बिकी मेरी, तो 80 तो मेरी वेस्ट जा रही है, तो ये सारी खराब हो जाएंगी, मेरे तो नुकसान ही है ना। तो मेरे पे प्रेशर क्या है कि मेरे को 50 से घटाना पड़ेगा अपना प्राइस, 40 तक लाना पड़ेगा अगर मेरे को सारी यूनिट अपनी बेचनी है। तो इसे कहते हैं कि प्राइस पे प्रेशर पड़ जाता है मार्केट की वजह से। तो वो मार्केट के फोर्सेस जो है प्राइस को एडजस्ट कर देते हैं अपने आप से, बेशक आप करना चाहो ना चाहो, आपको अपना नुकसान होता जब दिखेगा अपने हिसाब से कर लोगे। मार्केट एडजस्टमेंट एट दिस इक्विलिब्रियम, तो वही है, सरप्लस होगा तो प्राइस घटा के उसे बेचने की कोशिश करेंगे। प्राइस इज अबव द इक्विलिब्रियम एंड एक्सेस अगर डिमांड होगी अकर्स व्हेन प्राइस इज बिलो द इक्विलिब्रियम, अगर इक्विलिब्रियम से कम है तो बहुत कम चीजों के लिए ज्यादा कंज्यूमर्स लड़ रहे हैं, तो आपको प्राइस इंक्रीज करना पड़ेगा ताकि डिमांड एंड सप्लाई इक्वेट हो सके। सो दिस वाज योर टॉपिक ऑफ सप्लाई। एंड अब हम एक बार जो सारा हमने डिमांड सप्लाई पढ़ा है उसका रिवीजन कर लेंगे ताकि ये पूरा लेक्चर आपको दोबारा से ना देखना पड़े, एंड सिर्फ हेडिंग्स हेडिंग्स एंड जो जो लर्न करने वाली चीज़ें। अब हम स्टार्टिंग से रिवीजन करते हैं। तो वो स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स नॉट सो इम्पोर्टेंट, इकोनॉमिक क्या होती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच का डिफरेंस आपको पता है, कंपैरिजन भी आपको पता है। एक इम्पॉर्टेंट ये है कि पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव। पॉजिटिव वाला क्या है, फैक्ट बेस्ड जिसको वेरीफाई किया जा सकता है। नॉर्मेटिव जो है वो है सब्जेक्टिव, इसका कोई लाइक वेरिफिकेशन नहीं हो सकता, बट बस अपने मन से बोल दिया कि जैसे कि ये वाला। एंड टर्म्स रिलेटेड टू, इसमें कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। स्कार्सिटी, चॉइस, एफिशिएंसी। जो इम्पोर्टेंट एक है वो है इकोनॉमिक वेलबींग, इंटरवेंशन इज नॉट सो इम्पोर्टेंट। मतलब रिवीजन हम किस वे से कर रहे हैं कि ऐसे वाला कंसेप्ट जो जिसमें कंफ्यूजन हो रही है या फिर थोड़ा याद रखने पे जिस पे जोर देना है। नोट सो इम्पोर्टेंट से मेरा मतलब कि लाइक चेंज है, इसका मतलब तो आपको पता ही होगा ना यार। इंटरवेंशन है, इसका मतलब तो पता ही होगा, तो हम वो चीज़ रिवाइज कर रहे हैं जिसमें दिक्कत आ सकती है। अपॉर्चुनिटी कोस्ट, अपॉर्चुनिटी कोस्ट क्या है कि व्हाट इज सेक्रीफाइस टू ऑब्टेन समथिंग एल्स, एक चीज़ होने के लिए जो दूसरा हमें गिव अप करना पड़ रहा है, तो ये अपॉर्चुनिटी कोस्ट है। इकोनॉमिक फ्री गुड्स हमें पता है ये स्कार्स होते हैं, फ्री गुड्स अनलिमिटेड काइंड ऑफ होते हैं हाइपोथेटिकली। यूटिलिटी, वेरी गुड कंसेप्ट, सेटिस्फैक्शन जो मिल रही है हमें कंजम्पशन से, इसके दो प्रकार हो जाएंगे, एक मार्जिनल यूटिलिटी एंड एक टोटल यूटिलिटी। तो टोटल यूटिलिटी तो घट मतलब सॉरी बढ़ती ही जाएगी, एक आइसक्रीम खाओगे, दूसरी खाओगे, तीसरी खाओगे, चौथी खाओगे, बट मार्जिनल जो है वो घटती जाएगी, क्योंकि जो खुशी फर्स्ट में मिली थी उस वो कम मिलेगी सेकंड स्कूप में, उससे कम मिलेगी थर्ड स्कूप में, एंड उससे कम मिलेगी फोर्थ स्कूप में। तो मार्जिनल का ग्राफ ये है एंड टोटल यूटिलिटी का ग्राफ ये है, वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट इसी को कहते हैं, ये जो ग्राफ है ना मार्जिनल यूटिलिटी का, इसे कहते हैं लो ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। फिर आता है बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम अप्रोचेज। हमें पता है कि एक मार्केट मेथड होता है फ्री मार्केट जो कैपिटलिस्ट होती है, कमांड में थोड़ा सोशलिज्म टाइप आ जाता है, प्लान्ड होती है वो थोड़ी सी, है ना। प्राइजेशनिंग, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। फिर आता है रिसोर्स, हाँ रिसोर्स एलोकेशन के, नहीं एफिशिएंसी थी वो, सॉरी। हाँ, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वी नो, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। टाइप्स ऑफ कैपिटल पता है हमको। फिर आता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ये इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट एन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस विद फुल एफिशिएंट रिसोर्स यूज एंड कांस्टेंट टेक्नोलॉजी। कांस्टेंट क्यों, क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी बढ़ गई तो फिर तो प्रोडक्शन ज़्यादा भी हो सकती है। तो कांस्टेंट टेक्नोलॉजी भी आप कितना मैक्सिमम कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कितना कर पा रहे हो जिसमें आपका एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन हो रहा है, ठीक है। तो इसका कर्व होगा ऐसे, एंड ये कर्व्ड क्यों है, ये कर्व्ड इसलिए है क्योंकि हर एक पॉइंट पे स्पेशलाइज्ड एफिशिएंसी है, तो एफिशिएंसी में कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही है। अगर सिमिलर प्रोडक्ट्स हैं तो उसका ग्राफ ऐसे स्ट्रेट होगा।
फिर आती है मैक्सिमम आउटपुट। मैक्सिमम आउटपुट सारा इस लाइन पे होगा, अगर इससे अंदर हो रहा है तो वो अंडर यूटिलाइज्ड है, ऑप्टिमम नहीं है, ऑप्टिमम यहाँ पे होगा, एंड ये ओवर है जो कि अभी अचीव नहीं किया जा सकता है अनटिल एंड अनलेस हमें ज़्यादा रिसोर्सेज मिल जाए। एंड फिर आता है पोटेंशियल जीडीपी। पोटेंशियल जीडीपी वो इस पे लाई करता है, इससे अंडर सब कुछ कम है। इससे अंडर कम क्यों है, रीजंस क्या क्या हो सकते हैं हमारे, वो रीजंस हो सकते हैं ये रहे। जो आउटवर्ड शिफ्ट होगा वो रिसोर्सेज की वजह से होगा, टेक्नोलॉजी की वजह से होगा, एंड एफिशिएंसी हमारी फुल यूज होनी चाहिए, इनएफिशिएंट नहीं होना चाहिए। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बीच में आपको पता है डेवलपमेंट इज द ब्रॉडर टर्म। फिर आते हैं डिमांड, लो ऑफ डिमांड। ये ये ग्राफ होता है इसका। इसको हम बेटर इधर से करते हैं, यप यहाँ से। तो पॉजिटिव नोवेटिव हमने देख लिया। एफिशिएंसी दो प्रकार की होती है, एक प्रोडक्टिव एंड एलोकेटिव। प्रोडक्टिव में क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करना है, इट डजेंट मैटर सोसाइटी को क्या चाहिए। एलोकेटिव में क्या है, जो सोसाइटी की नीड है उसके हिसाब से रिसोर्सेज को अगर प्रॉपर यूज कर रहे हैं तो एलोकेटिव एफिशिएंसी होगी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बता दी, यूटिलिटी बता दी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का बता दिया कि इसमें डिफरेंट एफिशिएंसीज होती हैं, इसलिए ये ऐसे कर्व्ड होता है। अगर एफिशिएंसी का कुछ लेना देना ना हो, मान लो बास्केटबॉल एंड फुटबॉल वाला एग्जांपल जो था, तो इसमें कुछ नहीं है। अगर पूरी की पूरी बास्केटबॉल भी बनाए तो फुल एफिशिएंट यूज हो रहा है लेबर का, तो उसमें ग्राफ स्ट्रेट रहेगा। डिमांड है, अब डिमांड का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्राइस से, ग्राफ इसका ऐसे होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग। एंड फिर आता है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब कि डिमांड में कैसे चेंज आ रहा है एज कंपेयर टू अगर किसी दूसरी चीज का प्राइस घट रहा है या बढ़ रहा है। सब्स्टिट्यूट का अगर बढ़ रहा है तो जिसका हम देखना चाह रहे हैं उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि हम इसकी जगह ये लेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री का उल्टा है कि अगर ब्रेड एंड बटर है, अगर एक का बढ़ रहा है तो इसकी प्राइस बढ़ रहा है तो इसकी डिमांड घट जाएगी, क्योंकि ये एज अ पेयर हम यूज नहीं कर पा रहे हैं। नोन प्राइस डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड क्या है, अब इसमें ये प्राइस डिटर्मिनेंट था, तो अगर इसी के प्राइस में कुछ दिक्कत हो रही है तो ये मूवमेंट अलोंग दी लाइन ही होगी, अलोंग दी ग्राफ होगी, शिफ्ट नहीं होगा, ये भी याद रखना है। नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट्स वाले में जो है ग्राफ हमारा शिफ्ट होगा। इनकम बढ़ रही है तो नॉर्मल गुड की डिमांड बढ़ेगी, इनकम बढ़ रही है तो इंफीरियर गुड की डिमांड घटेगी। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स का कैसे होगा, अगर सब्स्टिट्यूट ये हमने देख लिया यार, ये बार बार नहीं, सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट्स अपना देख लेना। फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशंस, अगर फ्यूचर में किसी चीज़ का प्राइस बढ़ेगा तो उस चीज़ की अभी करंट में डिमांड बढ़ जाएगी, कि हमें महंगा नहीं खरीदना है तो हम अभी पहले लेके रख लेते हैं। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, कोई चीज़ अब लेम हो चुकी है तो उसकी डिमांड घट जाएगी। नंबर ऑफ कंज्यूमर्स एंड स्पेशल सर्कमस्टांसेस, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स यहाँ पे 5 6 सॉरी गले में खराश होगी। नंबर ऑफ कंज्यूमर्स अगर ज़्यादा है तो डिमांड बढ़ेगी ना, मतलब अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो डिमांड किसी भी चीज़ की ज़्यादा ही होगी मोस्टली। स्पेशल सर्कमस्टांसेस, डिजास्टर आ जाता है तो उसमें देखेंगे ज़्यादातर डिमांड किसी चीज़ की ज़्यादा चली जाती है। मान लो कोई डिसीज होगी क्रॉप को, तो सप्लाई ही कम होगी बट डिमांड तो ज़्यादा बढ़ेगी। टाइप्स ऑफ गुड दो प्रकार के, मतलब और भी होते हैं जैसे नॉर्मल, इंफीरियर वगैरह वगैरह, बट जो याद करने लायक है एमसीक्यू एंड प्रीलिम्स के हिसाब से वो है वेबलन एंड गिफिन। इसको हमें कैसे याद किया था, वी से वधिया, जी से घटिया। तो इसका मतलब क्या है, वेबलन वाला था कि लग्जरी गुड का अगर प्राइस बढ़ रहा है तो उसकी डिमांड फिर भी बढ़ेगी, ये एक्सेप्शन थे लो ऑफ डिमांड के लिए। एंड गिफिन का क्या है, कोई घटिया प्रोडक्ट है, घटिया से मतलब कि इंफीरियर गुड है, उसकी प्राइस बढ़ने के बाद भी उसकी डिमांड बढ़ रही है, ये हमने एक्सेप्शंस याद रखनी है। रैशनल कंज्यूमर वर्सेस बिहेवियरल इकोनॉमिक्स। रैशनल, इसके पास दो चीज होनी चाहिए, एक तो सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए एंड इस इंफॉर्मेशन को वो सारा एनालाइज करने का रुतबा रखता हो, पर लेकिन ऐसा नहीं होता है, इसलिए आती है बिहेवियरल इकोनॉमिक्स कि ऐसे रोबोटिकली जो है ह्यूमन ऐसे एक्ट नहीं करते हैं, वो इम्पल्सिवली भी डिसीजंस लेते हैं, वो एल्ट्रुइस्टिक डिसीजंस भी लेते हैं। तो ग्राफ है मूवमेंट अलोंग द ग्राफ कब होगी, जब सिर्फ उसी प्रोडक्ट का प्राइस चेंज हो रहा हो, बढ़ रहा हो या घट रहा हो। और जब नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट्स आ रहे हो तो ग्राफ में शिफ्ट आएगा, लाइक राइटवर्ड शिफ्ट या फिर
leftward shifts. अब आता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब कि प्राइस दूसरी चीजों के प्राइस के हिसाब से या फिर उसके प्राइस, सॉरी दूसरी चीजों की नहीं, वो तो नॉन प्राइस में है। प्राइस मतलब उस डिमांड के प्राइस बढ़ने या घटने से उसकी डिमांड पे कितना फर्क है, रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड क्या है। इसका फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सॉरी ऑफ द प्राइस। इसकी रेंजेस क्या है, जीरो। जीरो किसकी आएगी, जो बिल्कुल ही परफेक्टली इन इलास्टिक है, आप जितना भी प्राइस बढ़ा दो हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो होगा नेसेसरी गुड, जैसे कि कैंसर ड्रग्स। और ये है बिल्कुल परफेक्टली इलास्टिक, बिल्कुल कम प्राइस बढ़ने पे ज्यादा उसकी डिमांड एकदम बढ़ जाएगी या घट जाएगी। ये ज्यादातर होता है ऐसी चीजों में, जैसे कि आईफोन हो गया या कोई लग्जरी गुड हो गया, उसका थोड़ा सा प्राइस बढ़ेगा तो चलेगी चीजें। एंड 0 to 1 मतलब कि 1 से लेस वो होगा रिलेटिवली इन इलास्टिक, कि इतना नहीं कि मतलब कि प्राइस तो ज्यादा बढ़ रहा है बट क्वांटिटी में इतना फर्क नहीं आ रहा जितना आना चाहिए, तो इसलिए लेस देन 1 होगा। ग्रेटर देन 1 होगा, प्राइस थोड़ा कम बढ़ा है बट क्वांटिटी डिमांडेड में ज्यादा चेंज आया। एंड ये यूनिट होगा कि जितना दोनों प्रोपोर्शनेट होते हैं। एंड इसके डिटर्मिनेंट्स वही है, सब्स्टिट्यूट, नॉर्मल, ये वो। इसकी एप्लीकेशन क्या है कि गवर्नमेंट इलास्टिसिटी को देख के टैक्स करती है, तो टैक्स करने के लिए सबसे बेस्ट चीज क्या होगी, वो होगा इन इलास्टिक गुड पे टैक्स लगाया जाए, जैसे कि सिगरेट, कि इसका प्राइस भी बढ़ा दो फिर भी डिमांड ऑलमोस्ट उतनी की उतनी ही रहेगी, नहीं घटेगी। तो इधर पे अगर हम टैक्स लगाते तो रेवेन्यू ज्यादा मिलेगा। फिर आता है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसका मतलब कि अगर एक इंडिविजुअल पर्सन की या फैमिली की इनकम बढ़ रही है या घट रही है, उसकी वजह से डिमांड कैसे रिस्पॉन्स दे रही है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम। तो इसकी भी रेंजेस यही इस प्रकार की होंगी, एक पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी एंड एक नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी। पॉजिटिव जो होगी वो नॉर्मल गुड में होगी, इलास्टिक होगा तो ग्रेटर देन 1 होगा, एंड इन इलास्टिक होगा तो लेसर देन 1 होगा। एंड नेगेटिव किस में होगा, इनफीरियर गुड, वो जीरो चला जाएगा, लेस देन जीरो चला जाएगा, क्योंकि ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगी। इनकम सॉरी क्वांटिटी इसकी घट जाएगी तो इसको नेगेटिव लेंगे, एंड इनकम बढ़ जाएगी तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो मिला के ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो मिला के नेगेटिव आया। एंजल कर्व क्या है, वो इनकम और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में हमें एक रिलेशन दिखाना चाह रहा है कि एक प्रोडक्ट है, जब इनकम इंक्रीज होगी तो ठीक है कुछ टाइम के लिए शायद उसकी इनकम सॉरी डिमांड बढ़ जाए, बट एक जगह आके स्टेबल हो जाएगी और फिर शायद घट जाए। क्योंकि मतलब मान लो कोई स्टेपल चीज है, 30 kg वीट है, अगर एक इंसान महीने में 30 kg कंज्यूम कर रहा है तो उसके इनकम बढ़ने पे ज्यादा थोड़ी ना कंज्यूम कर लेंगे, ज्यादा से ज्यादा 30 से 32 या 3 हो जाएगा, पर लेकिन एक टाइम पे आगे तो स्टेबल ही हो जाएगी ना भाई उसकी क्वांटिटी डिमांडेड। एंड फिर क्या पता घटने भी लगे, क्योंकि वो क्या पता कौन से चक्की का आटा खाने लगे भाई, मल्टीग्रेन खाने लगे, बहुत तगड़ा तगड़ा आटा खाने लगे। अब आता है सप्लाई, सप्लाई का है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ग्राफ इसका ऐसे है, ये वाला पोर्शन क्या होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट्स हमारे देख लेते हैं एक बार। कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी तो सप्लाई घटेगी। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स कंपेटिटिव, अगर मान लो सब्सिट्यूट वगैरह का बढ़ रहा है या कुछ भी है। कंपेटिटिव में बस बेसिकली ये है कि कोई भी कंपनी उस चीज पे ज्यादा फोकस करेगी जिसकी अभी डिमांड ज्यादा है। एंड जॉइंट सप्लाई में ये होगा वो पेट्रोल एंड डीजल वाला एग्जांपल। फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन, अगर फ्यूचर में प्राइस बढ़ रहे हैं तो अभी के लिए क्वांटिटी सप्लाई कम कर देंगे क्योंकि बाद में बेचेंगे। टेक्नोलॉजी अगर अच्छी सी आ चुकी है तो सप्लाई बढ़ जाएगी। वेदर या नेचुरल, अगर एग्रीकल्चर वेदर अच्छा था तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बढ़िया मस्त बनेंगे तो सप्लाई ज्यादा होगी। मार्केट बड़ी है तो सप्लाई बड़ी होगी, दैट इज प्रोड्यूसर्स ज्यादा है तो ऑब्वियसली प्रोड्यूस भी ज्यादा करेंगे भाई। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई देख लेते हैं अब, कि मतलब प्राइस की वजह से, उस प्रोडक्ट के प्राइस की वजह से उसकी सप्लाई में क्या रिस्पॉन्सिवनेस आ रही है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट। रेंज वही हो जाएगी सेम जो हमने डिमांड वाले में देखी थी, परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, थोड़ा सा रिलेटिवली इनइलास्टिक, रिलेटिवली ज्यादा इलास्टिक एंड यूनिट इलास्टिक। अब इसके एग्जाम्पल्स बैठ के खुद से सोचो।
वीडियो पोस्ट करके। डिटर्मिनेंट्स क्या है इसके? आउटपुट एक्सपेंशन, कि मान लो भाई अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है तो मैं जल्दी से अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एक और भी लगा सकती हूँ, तो इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी। टाइम पीरियड, अगर शॉर्ट रन में देख रहे हैं तो इतने इलास्टिक मैं नहीं कर पाऊंगी। अगर लॉन्ग टर्म में मेरे को 6 महीने या 1 साल का टाइम दिया जा रहा है तो मैं एक और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या सब कुछ एडजस्ट कर सकती हूँ, लेबर भी सब कुछ। तो टाइम ज़्यादा है तो इलास्टिसिटी ज़्यादा है, टाइम कम है तो इलास्टिसिटी कम है। स्टोरेज एबिलिटी, अगर मैं ज़्यादा स्टोर कर पा रही हूँ तो मेरी इलास्टिसिटी ज़्यादा है। एप्लीकेशन क्या है? गवर्नमेंट प्राइस कंट्रोल करेगी, जो हमने गवर्नमेंट इंटरवेंशन नेक्स्ट वाले लेक्चर में देखेंगे हम। एंड मार्केट इक्विलिब्रियम, जो यहाँ पे ये डिमांड और ये सप्लाई, ये वाला जो है ये है मार्केट इक्विलिब्रियम। इसको कहते हैं, ये वाले प्राइस को हम क्या कहते हैं? इस वाले प्राइस को प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस, जिसको हम कहते हैं मार्केट क्लियरिंग प्राइस। तो ये वाला जो लास्ट पोर्शन है इसको मैं टाइम स्टैम्प लगा दूंगी, ये प्रीलिम से जस्ट पहले, मतलब जो जल्दी वाला टाइम होता है जिसमें लाइक यू हैव टू रिवाइज इट इन अ गो, उस टाइम पे ये काम आएगा। सो बाय बाय, टाटा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।